गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम एक नया रिटायरमेंट बेनिफिट बेटा शुरू करेंगे और वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रोविडेंट फंड। आज हम करना शुरू करेंगे। ध्यान से मेरी बातें बेटा बस ध्यान से समझनी है। अच्छा, अभी तक हमने कितने रिटायरमेंट बेनिफिट्स करे हैं बेटा? 3। एक ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया और लीव एनकैशमेंट हो गया। आज हम 4th शुरू करेंगे। नाम है उस रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रोविडेंट फंड। पहले मेरी ना कुछ बातें जरा समझो, फिर हम आगे रीडिंग मारना शुरू करेंगे बेटा। देखो, प्रोविडेंट फंड, ठीक है बेटा। देखो बच्चे, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना बेटा, कुछ नहीं, प्रोविडेंट फंड एक सिंपल वर्ड्स में बैंक में जैसे आप एक खाता खोलते हो ना, अकाउंट ओपन करते हो, वैसे बेटा प्रोविडेंट फंड होता है। तो एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय के नाम पे बैंक में एक खाता खोल देता है बेटा। उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। बेटा अब होता क्या है, मैंने क्या कहा? दिस प्रोविडेंट फंड इज नथिंग बट अ बैंक अकाउंट। जैसे बैंक में खाता होता है, बिल्कुल वैसे ही है। अब बेटा होता क्या है, हर साल एम्प्लॉय, हर साल एम्प्लॉय अपनी जेब से कुछ पैसा जमा करवाता है अपने प्रोविडेंट फंड में। तो मेरा प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। हर साल अपने प्रोविडेंट फंड में मैं अपनी जेब से कुछ पैसा क्या करवाता हूं, जमा करवाता हूं। इसे हम कहते हैं बेटा एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो हर साल एम्प्लॉय अपनी जेब से अपने प्रोविडेंट फंड में बेटा कुछ पैसा क्या करता है, जमा करवाता है। फिर क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय को देखा देखी एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से कुछ पैसा जमा करवाता है। यानी बेटा प्रोविडेंट फंड किसका? मेरा, ठीक है। उसमें पैसा मैंने जमा करवाया, एक बात। दूसरी बात, प्रोविडेंट फंड मेरा, उसमें पैसा किसने जमा करवाया? एम्प्लॉयर ने जमा करवाया, दूसरी बात। डिफरेंस समझियो बेटा। पहला केस था मेरे प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाया मैंने अपनी जेब से, और दूसरा केस है मेरे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने पैसा जमा करवाया अपनी जेब से। तो दूसरा पैसा किसने जमा करवाया बेटा? एम्प्लॉयर ने। तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है बेटा। चलो अभी समझो, फिर एग्जांपल से करेंगे बेटा। फिर क्या होता है, मैंने कहा ना इट इज नथिंग बट अ बैंक अकाउंट। प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं है, बैंक में खाता ही तो है। और बैंक में जो पैसा जमा करवाया जाता है बेटा, बैंक में जो पैसा जमा करवाया जाता है उस पे इंटरेस्ट भी तो मिलता है बेटा, है ना। तो मुझे बताओ, एम्प्लॉय ने अपनी जेब से पैसा जमा करवाया प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। तो इस पैसे पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इस पैसे पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, जो पैसा एम्प्लॉयर ने जमा करवाया मेरे प्रोविडेंट फंड में उस पे भी मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बताओ बेटा, ये बात समझ आई है सबको? चलो अब जरा ना थोड़ा सा
कुछ चीजें अज्यूम करके करते हैं। सुनना है बेटा, ध्यान से समझना है सबने। इमेजिन करो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और इससे बेटा सैलरी, इसे सैलरी मिल रही है सपोज 100 रुपए की। इसकी सैलरी कितनी है बेटा? 100 रुपए की सैलरी है, इसकी सैलरी है 100 रुपए। ठीक है, एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए, उसकी सैलरी कितनी है? 100 रुपए। अब ध्यान से समझना, मैं मिस्टर ए हूं बेटा, मेरी तनख्वाह 100 रुपए की है। अब सुनना, मैंने क्या करा, 100 रुपए, ये रहे 100 रुपए, मैंने क्या किया, अपनी सैलरी 100 रुपए में से 100 रुपए में से 15 रुपए निकाले, 15 रुपए निकाले और जमा करवा दिए अपने प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, 100 रुपए में से 15 निकाले और जमा करवा दिए अपने प्रोविडेंट फंड में। तो ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, अच्छा, मुझको देखा देखी मेरे एम्प्लॉयर ने भी अपनी जेब से 15 रुपए निकाले और जमा करवा दिए मेरे प्रोविडेंट फंड में। तो 15 मैंने जमा करवाए अपनी जेब से और 15 एम्प्लॉयर ने जमा करवाए अपनी जेब से। तो एम्प्लॉयर ने जमा करवाए 15 रुपए। ये 15 कैसे आया है? 100 रुपए की सैलरी थी, उसका 15%, 15 रुपए। तो 100 रुपए की सैलरी का 15%, 15 रुपए। पहले बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? ठीक है, अब मेरे को बताओ, 15 रुपए मैंने जमा करवाए अपनी जेब से और 15 रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने जमा करवाए अपनी जेब से। तो मेरे प्रोविडेंट फंड में बेटा कितने रुपए हो गए? 30 रुपए हो गए। अब इस 30 रुपए पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, सपोज 10% का इंटरेस्ट है। तो बेटा सुनो, 15 रुपए पे 10%, 15 रुपए पे 10%, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल गया? 1.5 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया मेरे कंट्रीब्यूशन पे, और सिमिलरली एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी 1.5 रुपए का इंटरेस्ट। तो प्रोविडेंट फंड में टोटल बैलेंस कितना हो गया? 15 प्लस 15 30 प्लस 3 रुपए 33 रुपए इकट्ठे हो गए बेटा मेरे प्रोविडेंट फंड में, 33 रुपीज। कॉपी कर लो बेटा यहां तक। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई। ठीक है, मैं एक बार समअप कर रहा हूं पूरा केस। सुनो बेटा, मैंने क्या कहा, मेरा प्रोविडेंट फंड है, उसमें कुछ पैसा मैंने जमा करवाया अपनी जेब से। ठीक है, मुझको देखा देखी मेरे प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा एम्प्लॉयर जमा करवाता है अपनी जेब से। ठीक है, तो एक पैसा मैंने जमा करवाया, एक पैसा मेरे एम्प्लॉयर ने जमा करवाया, और दोनों ही पैसे पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे टोटल प्रोविडेंट फंड में कितना बैलेंस एक्यूमुलेट हो गया बेटा? 33 रुपीज मेरे प्रोविडेंट फंड में क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। समझ आई बेटा ये सारी बातें? चलो अब जरा हम ना आगे जरा देखना शुरू करते हैं। कॉपी कर लिया सबने? चलो अब देखो बेटा, आओ मेरे साथ नोट्स पे आओ। देखो बेटे बच्चे, प्रोविडेंट फंड ना टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला है एसपीएफ। बेटा एसपीएफ होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और जो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है ना, दिस इज मेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज मेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छा। सेकंड है बेटा आरपीएफ।
बेटा आरपीएफ होता है आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और यूआरपीएफ होता है बेटा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपको पता है बेटा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में छोटा सा डिफरेंस है बेटा, और वो डिफरेंस क्या है? प्रोविडेंट फंड विच इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब जिस प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स के कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया है उसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड, और जिसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव नहीं करा है उसे हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड होता है विच इज, लिख लेना सब, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और अनरिकॉग्नाइज्ड होता है नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है बेटा। और फोर्थ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ध्यान से मेरी एक छोटी सी बात सुनना बेटा। बेटा एक बात याद रखना, ये जो 3 प्रोविडेंट फंड है ना, एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ, ठीक है, इसके लिए, इन तीनों फंड्स को ओपन करने के लिए बेटा एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा। इन तीनों फंड्स को ओपन करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। इसका मतलब बेटा समझो, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूं, ठीक है, तो मेरा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ओपन होगा, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ओपन हो जाएगा, या अनरिकॉग्नाइज्ड ओपन हो जाएगा, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हूं बेटा, एम्प्लॉय। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन करने के लिए बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं चाहिए बेटा, नाम से भी पता चल रहा है। पब्लिक का क्या मतलब हुआ? आप कहीं पर एम्प्लॉय हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। मतलब पब्लिक का कोई भी मेंबर XYZ पीपीएफ ओपन कर सकता है। लेकिन इन तीनों को ओपन करने के लिए आपका एम्प्लॉय होना जरूरी है। पीपीएफ ओपन करने के लिए एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। कोई पब्लिक का मेंबर भी है ना, कोई भी बेटा XYZ, वो पीपीएफ में खाता ओपन कर सकता है। ठीक है, नीड नॉट बी एन एम्प्लॉय। तो पीपीएफ ओपन करने के लिए एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, पब्लिक का कोई भी मेंबर बेटा, मैं तो, मेरा तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरी खुद की अपनी प्रैक्टाइजिंग फर्म है, तो मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं हूं बेटा। ठीक है, और क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तो मैं एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ ओपन नहीं कर सकता, बट मैं पीपीएफ ओपन कर सकता हूं क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं बट पब्लिक का एक मेंबर हूं। तो मैं पीपीएफ में अपना खाता ओपन कर सकता हूं। समझ आया बेटा चारों प्रोविडेंट फंड्स? चलें आगे, कॉपी कर लो पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? चलो, मेरी बात समझनी है सबने। अच्छा, सबने ना अभी मेरे साथ साथ एसपीएफ पे ध्यान देना है, आरपीएफ पे ध्यान देना है और पीपीएफ पे ध्यान देना है। अभी यूआरपीएफ को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ये 3 कर लें, ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या आता है? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना बेटा,
देखो मेरे साथ, आओ मेरे साथ लिखो। पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। लिखो सब, जरा इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, सुनो बेटा, ध्यान से सुनिए, सब ने इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। मैंने जैसे अभी ऊपर बताया था, मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है जिसकी बेटा सैलरी कितनी है बताओ, सिंपल 100 रुपये, ठीक है। उसने क्या करा, उसने 100 रुपये, ध्यान से सुनना, 100 रुपये में से 100 रुपये में से 15 रुपये निकाले और जमा करवा दिए थे अपने प्रोविडेंट फंड में। तो एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का 15%, तो 15% ऑफ 100 रुपये। तो उसने 15 रुपये जमा करवा दिए अपनी जेब से, कहां पर, अपने प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं इसका ट्रीटमेंट आपसे जरा डिस्कस करूंगा बेटा। मेरे साथ एक बनाओ, याद करो, हमने वो एक स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। कैसे आती थी बेटा ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड्स को एडअप करके ग्रॉस टोटल इनकम आती थी बेटा। फिर मैंने एक और स्टेटमेंट बनवाई थी आपसे, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। कैसे निकालते थे बेटा, अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर दें डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, तो वो आ जाती थी टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। चलो बनाएंगे बेटा, हेडिंग लिखना मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, ठीक है बेटा। चलो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला हेड कौन सा आता था बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले आता था इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो बताओ, मिस्टर ए को कितनी सैलरी मिल रही है बेटा, 100 रुपये। इनकम फ्रॉम सैलरी 100 रुपये मिल रही है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, अदर सोर्सेज नहीं है। तो यही बेटा क्या बन गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, 100 रुपये, ठीक है। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करते हो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, ठीक है बेटा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है आपने ये 15 रुपये, आपने ये 15 रुपये जमा करवाए हैं, ठीक है, अपने बुढ़ापे के लिए, मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए आपने 15 रुपये जमा करवाए हैं। और बेटा हमारे इंडिया में ना एंकरेज करा जाता है, हमारे इंडिया में लॉज कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आपको एंकरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। गवर्नमेंट कहती है अगर आप पैसा अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो हम उस पैसे पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम उस पैसे पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये 15 रुपये आपने क्या करे हैं बेटा, सेव करे हैं ना। ये 15 रुपये आपने क्या करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं अपने फ्यूचर रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए, अपने रिटायरमेंट को, अपने बुढ़ापे के लिए आपने ये पैसा इन्वेस्ट करा है। हम इस पैसे पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने आपको डिडक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 80C, ये मैं आपको लेटर ऑन पढ़ाऊंगा बेटा। और 15 रुपये गवर्नमेंट ने कहा हम आपके माफ कर देंगे।
क्योंकि ये 15 रुपए आपने जोड़े हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट इंडिया में बेटा, गवर्नमेंट हमेशा एंकरेज करती है ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतने का हम आपको बेनिफिट देंगे। कैसे बेनिफिट देंगे? हम आपसे उस पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 15 रुपए माइनस हो जाएगा, तो हम आपसे टैक्स कितने पे लेंगे बताओ? 85 रुपीज पे। ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। सब बताओ क्लियर? पक्का? तो मुझे एक बार बता दो बस, सिंपल बात, ये जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया था बेटा, ये जो एम्प्लॉय ने बेटा कंट्रीब्यूशन किया था अपने प्रोविडेंट फंड में 15 रुपए का, इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ बेटा? इसका मिल जाता है बेटा आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्यों डिडक्शन क्यों मिलता है बेटा? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ये पैसा आप जोड़ रहे हो अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आप ये पैसा जोड़ रहे हो, तो हम इस पैसे पे आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया बेटा? डिडक्शन दे दिया सेक्शन 80C में। कॉपी करो बेटा इसे। समझ आया बच्चे? चलो अब ये देखो बेटा, रूल सेम है देखो सब में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। तो डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यहां पर भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल, और यहां पर भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। ये एस होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। तो याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल फिट करना है बेटा। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है अपने प्रोविडेंट फंड में, चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, उसका आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में। सब बताओ, बात समझ आई है? ठीक है, ये तो किसका कंट्रीब्यूशन हो गया? एम्प्लॉय का। अब हम बात करेंगे पहले एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, चलो आओ बेटा मेरे साथ। चलो अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अच्छा अब सुनो सुनो। अच्छा, मैंने अपने प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से कितना पैसा जमा करवाया था बेटा? सैलरी का 15%, मतलब 100 रुपए का 15% मतलब 15 रुपए। तो मुझको देखा देखी मेरे एम्प्लॉयर ने भी मेरे प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से 15% जमा करवाया, 15% ऑफ माई सैलरी। तो उसने कहा तूने अपने प्रोविडेंट फंड में 15 रुपए जमा करवाया अपनी जेब से, चल मैं तेरे प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से मैं भी 15 रुपए जमा करवाता हूं। तो उसने भी मेरे प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से कितना जमा करवाया बेटा? 15 रुपए। क्लियर हुआ? चलो अब बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग, वही सेम, टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम। ध्यान से सुनना है बेटा। चलो सबसे पहला हेड कौन सा आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना बताओ? कितनी सैलरी है मेरी? 100 रुपये। अब सुनना बेटा ध्यान से। अब बताओ बेटा, सुनो सुनो, यहां पर देखो तो मैं एम्प्लॉय हूं बेटा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर अगर आप देखो तो एम्प्लॉयर ने मुझको बेटा 2 बेनिफिट दिए। 2 बेनिफिट क्या? एक तो उसने मुझको दी 100 रुपए की सैलरी, ये तो उसने मुझको कैश में दी 100 रुपए की सैलरी, प्लस
उसने अपनी जेब से बेटा मेरे प्रोविडेंट फंड में 15 रुपए जमा करवाए, तो ये भी तो मेरा बेनिफिट ही है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक तो एम्प्लॉयर ने मुझको 100 रुपए की सैलरी दी कैश में, प्लस 15 रुपए उसने जमा करवाए मेरे प्रोविडेंट फंड में, तो ये भी तो मेरा बेनिफिट ही है। पक्का? तो यानी देखा जाए तो मेरी सैलरी बेटा 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए तो वो है जो मुझे कैश में मिली है बेटा। 100 रुपए के अलावा उसने मेरे प्रोविडेंट फंड में भी तो जमा करवाया बेटा, तो वो भी तो मेरा बेनिफिट ही है। बस इतना ही तो फर्क है कि वो मुझे कैश में नहीं मिला, बट है तो मेरा ही। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को बताओ नुकसान कितने का हुआ। एक तो उसने 100 रुपए मुझे सैलरी दी, प्लस 15 रुपए उसने अपनी जेब से जमा करवाए मेरे प्रोविडेंट फंड में। तो मुझे बताओ मुझे बेनिफिट कितने का हुआ बेटा टोटल? 115 का। 100 रुपए तो उसने मुझको दिया कैश में और 15 रुपए उसने जमा करवाया मेरे प्रोविडेंट फंड में, मतलब टोटल सैलरी उसने मुझको कितनी दी? 115। बस इतना ही तो फर्क है कि 115 में से 100 कैश में है और 15 मेरे प्रोविडेंट फंड में जमा करवाई उसने। टोटल कितनी मिली मुझे? 115। ये मेरी क्या आ गया? अभी ध्यान से सुनना, अभी एक काम आसान कर दूंगा आपका। ये ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। अच्छा, गवर्नमेंट ने फिर से वही बात कही। गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयर ने आपके प्रोविडेंट फंड में जो ये 15 रुपए जमा करवाए हैं, ये आपके बुढ़ापे के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करवाया गया है। इस पे टैक्स लगाना समझदारी की बात नहीं है। ठीक है भाई, एक बंदा है जो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा है और आप बेशर्मों की तरह उस पैसे पे टैक्स लगा दो, नहीं। ये 15 रुपए एम्प्लॉयर ने आपके बुढ़ापे के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए जमा करवाए हैं, इस पे टैक्स लगाना अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इस 15 रुपए पे टैक्स नहीं लेंगे, तो हम आपको नीचे से लो 15 माइनस कर देते हैं। तो हम आपसे टैक्स सिर्फ कितने रुपए पे लेंगे? 100 रुपए पे। इस 15 रुपए पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ 100 रुपए पे टैक्स लेंगे। पक्का? अब ध्यान से सुनना। पता है, आप सुनो सुनो, फिर गवर्नमेंट को एक बात समझ आई। गवर्नमेंट ने कहा यार इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि आपने ये 15 रुपए पहले ऊपर ऐड करा, फिर आपने ये 15 रुपए नीचे माइनस कर दिया। इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ऊपर ऐड, नीचे माइनस। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, ना ऊपर ऐड करो ना नीचे माइनस करो, ना ऊपर ऐड करो ना नीचे माइनस करो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को एग्जेम्प्ट करो। एग्जेम्प्ट मतलब, मैंने एग्जेम्प्ट का मतलब बताया आपको। एग्जेम्प्ट क्या होता है? जो इनकम में ही शामिल नहीं होता। अब जब इनकम में ही शामिल नहीं है तो नीचे से माइनस करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। तो उन्होंने कहा ना ऊपर ऐड करो इनकम में, ना नीचे से माइनस करो। इस पैसे को क्या करो? एग्जेम्प्ट करो। भाई ऊपर ऐड करोगे फिर नीचे माइनस कर दोगे, तो ना ऊपर ऐड करो ना नीचे माइनस करो, इस पैसे को एग्जेम्प्ट करो। तो याद रखना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट। करो बेटा कॉपी। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आ रही है सबको। चलें, आओ देखो बेटा, पढ़ते हैं एक बार। ये देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। यहां आरपीएफ में देखना बेटा, एक पॉइंट है, एग्जेम्प्ट है बट अप टू 12% ऑफ सैलरी। ये देखना बेटा आरपीएफ के केस में। बेटा आपने एक बात सुनो,
आपने कितना कंट्रीब्यूट किया था बेटा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में? 15% कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने कहा 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा। 12% के ऊपर अगर कंट्रीब्यूट किया ना आपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुझे बताओ 100 रुपए का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉयर? 12% कर सकता है। तो 100 रुपए का 12% मतलब 12 रुपए तक बताओ क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन उसने करा कितना कंट्रीब्यूट? 15। तो 15 माइनस 12 3 रुपए बताओ एम्प्लॉय के हैंड्स में क्या हो जाएगा? बताओ टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। समझ आया? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 12% ऑफ सैलरी तक। अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो जितना ज्यादा किया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल। ठीक है, किस केस में? ये आरपीएफ के केस में। ये है आरपीएफ के केस में। ठीक है बेटा। फिर देखो, अच्छा आपने नोटिस करो पीपीएफ में मैंने नील किया हुआ है। क्यों बेटा? बेटा पीपीएफ में एम्प्लॉयर तो होता ही नहीं ना बेटा। मैंने क्या कहा था? पीपीएफ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आरपीएफ में होती है, एसपीएफ में होती है, यूआरपीएफ में होती है। पीपीएफ में खाता खुलवाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो यहां पर तो एम्प्लॉयर होता ही नहीं है। अब जब एम्प्लॉयर ही नहीं है तो उसके कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं आती ना बेटा। क्लियर हुआ सबको? भाई पीपीएफ में पैसा तो पब्लिक का कोई भी मेंबर जमा करवा सकता है ना, उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरी। जब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा बेटा? सब मुझे बताओ बेटा, समझ आया? ये हमारा आ गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, याद रखोगे बेटा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब मैं जरा आपसे बात कर लूं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यानी मैं दोनों को मर्ज करके बेटा इंटरेस्ट बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है तो एक साथ ही कर लेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन बोथ मतलब इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आ गया और एम्प्लॉय का भी। चलो मुझे बताओ, मुझे एक बार बताओ बेटा, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना था प्रोविडेंट फंड में? 15। अच्छा, और एक बार बताओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 15। अच्छा, दोनों के कंट्रीब्यूशन पे बेटा इंटरेस्ट मिला था 10% के हिसाब से, 1.5 रुपए का इंटरेस्ट और 10% के हिसाब से 1.5 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल कर देता हूं। उन्होंने कहा हम इस इंटरेस्ट पे भी हम एम्प्लॉय से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। हम इस इंटरेस्ट पे भी एम्प्लॉय से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये इंटरेस्ट एम्प्लॉय के हैंड्स में क्या होगा बेटा? एग्जेम्प्ट होगा, पूरे का पूरा। ये इंटरेस्ट एम्प्लॉय के हैंड्स में बेटा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। बट इसमें एक चीज है, आरपीएफ के केस में बेटा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में इंटरेस्ट अप टू 9.5% पर एनम इज एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आपको 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, 9.5% के हिसाब से, तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको 9.5% से ऊपर मिला तो जितना ऊपर मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको मिला था बेटा 10% मिला था, ठीक है, तो मेरे को बताओ 10% मिला था, उसमें से 9.5% तो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। तो 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा। तो 0.5% किसका?
15 प्लस 15 30 रुपए का 0.5%, 30 रुपए का 0.5%। ये आपका बताओ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई। कितना आ जाएगा ये 0.15, बस ये 0.5 इंप्लॉय के हैंड्स में क्या हो जाएगा बताओ, टैक्सेबल। ये किस केस में है बेटा, आरपीएफ के केस में। तो आरपीएफ के केस में पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होता है, 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। 9.5% से ऊपर मिलेगा तो बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई है सबको? सबको? चलो ये देखो इंटरेस्ट का केस, एसपीएफ एग्जेम्प्ट, आरपीएफ एग्जेम्प्ट बट अप टू 9.5% और पीपीएफ एग्जेम्प्ट। अच्छा इस वाले इंटरेस्ट को भी देखो, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सेम ही है, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% और यहां पर निल है। क्यों निल क्यों है? यह है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बेटा पीपीएफ के केस में एम्प्लॉयर तो होता ही नहीं ना। अब जब एम्प्लॉयर नहीं है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। समझे बताओ, ये बात समझ आई है? पक्का? चलो लास्ट हमारा रह गया है बेटा यूआरपीएफ। लेकिन मैं एक काम करता हूं जरा, चलो मैं यूआरपीएफ आपको करवा देता हूं, जरा सुनना। अब यूआरपीएफ में क्या है बेटा, देखना है जरा सबने। पहले बात करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल। अब यहां पर एक डिफरेंस आ गया बेटा। सुनो सुनो, एक बात समझो बेटा, एक तरफ आरपीएफ है, ठीक है, और एक तरफ यूआरपीएफ है। बेटा आरपीएफ वो है जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपनी मंजूरी दी है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये एक अच्छा फंड है ना, क्योंकि कमिश्नर ने मंजूरी दे दी है। और यूआरपीएफ सिंपल वर्ड्स में एक गंदा फंड है, क्योंकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसे अपनी मंजूरी नहीं दी है। तो आरपीएफ एक अच्छा फंड है, यूआरपीएफ एक गंदा फंड है। अच्छा आरपीएफ अच्छा फंड है बेटा, आरपीएफ अच्छा फंड है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जितने पॉसिबल बेनिफिट्स आरपीएफ को मिलने चाहिए बेटा, यूआरपीएफ क्योंकि ये गंदा फंड है उसको वो बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो एक सिंपल बात बताओ बेटा, मैंने क्या कहा, आरपीएफ एक अच्छा फंड है तो आरपीएफ को बेनिफिट्स, अच्छा फंड है बेटा तो बेनिफिट्स ज्यादा मिलने चाहिए, और यूआरपीएफ को बेनिफिट्स बेटा कम मिलने चाहिए क्योंकि गंदा फंड है बेटा, है ना। तो आरपीएफ एक अच्छा फंड है, बेनिफिट्स ज्यादा मिलने चाहिए, यूआरपीएफ एक गंदा फंड है, बेनिफिट्स कम मिलने चाहिए। समझ आया? अच्छा अब बेनिफिट्स कैसे बेटा, याद रखना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसका बेटा क्या होता था आरपीएफ में, डिडक्शन आपको मिलती थी अंडर सेक्शन 80C, तो बेनिफिट मिलता था बेटा। क्योंकि यूआरपीएफ एक गंदा फंड है बेटा, क्योंकि यूआरपीएफ एक गंदा फंड है, आपको बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नहीं दी गई है बेटा। बात समझो मेरी, मैंने कहा आरपीएफ एक अच्छा फंड है, यूआरपीएफ एक गंदा फंड है, तो आरपीएफ को बेनिफिट ज्यादा मिलने चाहिए, यूआरपीएफ को बेनिफिट कम मिलने चाहिए। तो उन्होंने कहा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, बट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ऑब्वियस ही बात है, आरपीएफ अच्छा फंड है, बेनिफिट मिलेगा, यूआरपीएफ गंदा फंड है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ डिडक्शन मिलेगा 80C में, अच्छा फंड है, यूआरपीएफ डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, क्यों? गंदा फंड है। याद रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आरपीएफ अच्छा फंड है, बेनिफिट मिलना चाहिए, यूआरपीएफ गंदा फंड है, बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा, अच्छा फंड है।
अच्छा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, गंदा फंड है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, यूआरपीएफ में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल, जबकि आरपीएफ में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। ठीक है, अच्छा फिर इस पे आ जाओ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर देखो जरा, ये बड़ी कमाल की बात मुझे लगी। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बेटा मेरी बात सुनना, ये बड़ा एक मेरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बेटा। मैंने कहा था आरपीएफ अच्छा फंड है, बेनिफिट मिलना चाहिए, यूआरपीएफ गंदा फंड है, बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बेटा उल्टा हो गया। उल्टा क्या? अगर एम्प्लॉयर, ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉयर आरपीएफ में अपनी जेब से पैसा जमा करता है, एम्प्लॉयर आरपीएफ में अपनी जेब से पैसा जमा करता है तो एग्जेम्प्ट है बेटा, आरपीएफ में एग्जेम्प्ट है, बट पूरा नहीं। कितना? अप टू 12% ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट है, 12% से ऊपर जमा करवाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। बट बेटा यूआरपीएफ में बेटा फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मतलब एक बात समझो, ये तो उल्टा हो गया। कायदे में आरपीएफ में बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए था, यूआरपीएफ में बेनिफिट कम मिलना चाहिए था, बट हुआ क्या? आरपीएफ में एग्जेम्प्ट किया सिर्फ 12% और यूआरपीएफ में एग्जेम्प्ट कर दिया पूरा। तो यहां पर तो यूआरपीएफ को बेनिफिट ज्यादा दे दिया एज कंपेयर टू आरपीएफ। लेकिन बेटा थोड़ा सा रुक के ये बात मैं आपको क्लियर करूंगा। ऐसा होता ना, वो एक शेर भी हमने, एक मुहावरा भी सुना हुआ है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। वो कुछ उस टाइप से आ जाता है बेटा। दूर के ढोल बेटा सुहाने लगते हैं। अभी आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि यूआरपीएफ गंदा फंड है, उसके बावजूद बेनिफिट ज्यादा, आरपीएफ अच्छा फंड है, उसके बावजूद बेनिफिट कम। ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मेरे को बताओ ये बात समझ आई? अच्छा, अब क्या रह गया बेटा? और इंटरेस्ट रह गया। इंटरेस्ट, अब सुनो, इंटरेस्ट में भी बताओ बेटा, आरपीएफ के केस में कितना एग्जेम्प्ट है? अपने आप बताओ। 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, अप टू 9.5% पर एनम। ठीक है, और यहां पर भी बेटा यूआरपीएफ के केस में फुली एग्जेम्प्ट है। उल्टा हो गया फिर से बेटा, आरपीएफ अच्छा फंड है और एग्जेम्प्ट किया सिर्फ 9.5%, यूआरपीएफ गंदा फंड है और एग्जेम्प्ट कितना किया? पूरा। तो यूआरपीएफ गंदा फंड है, उसके बावजूद बेनिफिट ज्यादा है, आरपीएफ अच्छा फंड है, उसके बावजूद बेनिफिट कम मिल रहा है। तो बेटा बात तो थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन हमें आगे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मुझे बताओ ये बात समझ आई यूआरपीएफ की बेटा? तो देखो, इंटरेस्ट आरपीएफ के केस में 9.5% एग्जेम्प्ट और यहां पर पूरा एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहां पर 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है और यहां पर पूरा एग्जेम्प्ट है बेटा। और ये दूसरा इंटरेस्ट आ गया, यहां पर 9.5% तक एग्जेम्प्ट और यहां पर पूरा एग्जेम्प्ट। समझ आया बेटा सबको? मेरे ख्याल से बेटा हमने जितना डिस्कशन किया है अभी तक क्लियर हुआ है सबको? पक्का? चलो, अब मैं आपसे एक काम कर रहा हूं, जरा लास्ट पॉइंट में अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। बेटा आप ये बात देखो जरा, ऊपर आओ, ये देखो, ये देखो बेटा, अब होता क्या है जरा सुनो। होता क्या है? देखो होता क्या है, आप अपनी जेब से अपने प्रोविडेंट फंड में जमा करवा रहे हो 15 रुपए। इस साल जमा कराओगे, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, जब तक आप क्या नहीं करते? रिटायर। ठीक है, ऐसे ही
आपका एम्प्लॉयर भी आपके प्रोविडेंट फंड में अपनी जेब से पैसा जमा करवा रहा है, इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, और फिर ऐसे करते करते आपको बेटा हर साल क्या मिलता जाएगा? इंटरेस्ट। तो ये जो बैलेंस बेटा 33 रुपये आज स्टैंड कर रहा है, आज से 10 साल के बाद, एग्जाम्पल के तौर पे ये पैसा मल्टीप्लाई 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 होता होता सपोज 500 रुपये बन गया। 10 साल बाद ये पैसा कितना बन गया? 500 रुपये। वो इंटरेस्ट मिलता जाता है ना बेटा कंपाउंड बेसिस पे, तो 500 रुपये बन गया। तो 10 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर किया, ये पैसा कितना बन गया? 500। अब बताओ एम्प्लॉय बेटा इस पैसे को क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा अपने बुढ़ापे के लिए, इसीलिए तो जोड़ा था पैसा। तो एम्प्लॉय इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बेटा क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। अब हमें पढ़ना है ये जो पैसा विड्रॉ किया है इसका क्या होगा? क्या ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा या ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा? ये समझना है। चलो बेटा, तो उन्होंने कहा एसपीएफ के केस में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में, ये पैसा 500 रुपए एग्जेम्प्ट होगा बेटा, पूरा एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(11) में। और सोचो जब पैसा जमा करवाया था तब तो टैक्स लगाया नहीं भाई। जब तो पैसा जमा करवाया तब तो टैक्स लगाया नहीं, ये कह के कि पैसा बुढ़ापे के लिए जोड़ा जा रहा है। अब जब वो बुढ़ापे के टाइम पे उस पैसे को विड्रॉ कर रहा है तो आप कह रहे हो टैक्स लगा दो। लॉजिक ही नहीं है बेटा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम इस पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि आपने ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ा है। हम इस पैसे को क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट करेंगे। चलो अच्छा, आरपीएफ के केस में भी ये पैसा एग्जेम्प्ट है बेटा। कुछ कंडीशंस हैं जो हमें समझनी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपसे डिस्कस करूंगा, इस लेक्चर में नहीं कर रहा हूं, ठीक है? वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखना आरपीएफ के केस में भी ये पैसा क्या होगा? एग्जेम्प्ट। और पीपीएफ के केस में भी ये पैसा बेटा क्या है? एग्जेम्प्ट। और लॉजिक भी समझ आता है ना भाई। पहले आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, जब पैसा जमा करवाया जा रहा था तब तो आपने टैक्स लगाया नहीं, ये बोल के कि पैसा बुढ़ापे के लिए जोड़ा जा रहा है। अब जब बुढ़ापे के टाइम पे वो पैसा निकाल रहा है तो आप कह रहे हो टैक्स लगा दो। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा हम इस पैसे को क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अब देखो यूआरपीएफ में क्या हुआ बेटा, ये देखना है ध्यान से। मेरे को बताओ, ये देखना बेटा। यूआरपीएफ में एम्प्लॉय ने अपनी जेब से जो पैसा जमा करवाया था, उसका डिडक्शन नहीं दिया था बेटा। मतलब उस पैसे को डिडक्शन नहीं दिया था ना, तो मतलब उस पैसे पे टैक्स लगा दिया था। चलो अच्छा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को क्या करा? एग्जेम्प्ट किया था। अच्छा, और इंटरेस्ट को भी क्या कर दिया था? एग्जेम्प्ट कर दिया था। मैंने कहा था ना, दूर के ढोल बेटा सुहाने लगते हैं। हमें लग रहा था कि ये पैसा एग्जेम्प्ट है, और कैसे एग्जेम्प्ट हो गया भाई? हमारे दिमाग में यही तो क्वेश्चन था। यूआरपीएफ एक गंदा फंड है तो उसमें एग्जेम्प्ट क्यों कर दिया, और आरपीएफ एक अच्छा फंड है उसमें कम एग्जेम्प्ट करा। यूआरपीएफ एक गंदा फंड है, वहां पर ज्यादा एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने पता क्या कहा? हम इस पैसे को अभी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा जब आप विड्रॉ करोगे ना रिटायरमेंट के टाइम पे, तब हम इस पैसे पे क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। ये देखो बेटा, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा जब आप पैसा जमा करवाओगे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, बट जब आप पैसा निकालोगे और ऑन रिटायरमेंट तब हम उस पैसे पे क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। सुनना बेटा, टैक्स किस किस पे लगेगा? टैक्स एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा उस पे तो टैक्स तभी लग चुका था जब वो पैसा जमा करवाया गया था। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, एम्प्लॉय ने जब पैसा जमा करवाया था यूआरपीएफ में तभी टैक्स लगा दिया गया था। अब टैक्स नहीं लगेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। हां, किस पैसे पे टैक्स उस वक्त नहीं लगाया गया था?
इस पे और इस पे बेटा टैक्स नहीं लगाया गया था, तो इन पे अब बताओ क्या लगा दिया गया? टैक्स। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा दिया गया, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा दिया गया, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे अब क्या लगा दिया गया? टैक्स। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई वाली सबको? एक बात और है, सुनना जरा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे तो टैक्स लगेगा अंडर द हेड सैलरी, जबकि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? मैंने क्या कहा? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे अब लगेगा टैक्स रिटायरमेंट के टाइम पे जब आप विड्रॉ करोगे। कौन से हेड में? सैलरी हेड में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा सैलरी हेड में। क्यों सैलरी हेड में? क्यों? क्योंकि बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है उस पे टैक्स सैलरी हेड में नहीं लग सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां पर नहीं है। आपको इंटरेस्ट आपके कंट्रीब्यूशन पे मिला है, बैंक ने दिया है। तो एक बार बताओ, किसके कंट्रीब्यूशन पे मिला? मेरे पे। दिया किसने? बैंक ने। तो एम्प्लॉयर तो है ही नहीं ना यहां पर इन्वॉल्व, तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सब मेरे को बताओ बेटा, जितना हमने फिलहाल इस लेक्चर में डिस्कस किया क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? पक्का? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।